नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज मैं बात करूंगी वोट धर्म की। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये वोट धर्म किस नई चिड़िया का नाम है, ये कौन सा नया धर्म मार्केट में है। तो आपको बता दूं, ये पॉलिटिशियन का धर्म है जो वोट के लिए समय और काल के मुताबिक बदलता रहता है, परिस्थिति के मुताबिक ये बदलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए अपने नैरेटिव को चेंज करते रहते हैं, विचारधारा से समझौता करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी हाल में वोट हासिल किया जाए, और वो भी मुस्लिमों का वोट। सीए को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। सीए पर देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जो इस पर पहले हिंदू और मुसलमान कर रहे थे, वो अब इसी पर पाकिस्तान एंगल निकाल रहे हैं। आज आपको मैं सीएए कानून क्या है इसके बारे में नहीं समझाऊंगी, बल्कि आज आपको ये बताऊंगी कि सीएए को बहाना बनाकर कौन मुसलमानों का नया मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, कौन सी पार्टी मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है। सीएए कानून के लागू होने के करीब 40 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने एक रिकॉर्ड किया हुआ अपना बयान मीडिया में जारी किया। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने सीएए के बारे में बताया और देश की जनता से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि सीएए के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग तो पहले ही आवाज उठा रहे हैं, और अब इससे लेकर बहुसंख्यक समुदाय में भ्रम की स्थिति क्यों ना पैदा की जाए। तभी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इससे 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। पाकिस्तान से लोग भारत आकर बस जाएंगे, जिससे भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ जाएगी। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। आपने अरविंद केजरीवाल की बातों पर गौर किया? हमारा हक, हमारा पैसा, हमारी नौकरी और हमारे संसाधनों पर बाहरियों का कब्जा हो जाएगा, क्या वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब आपने सुना तो उन्होंने पाकिस्तान का एंगल आज खूब सुनाया। अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन भी दरअसल पाकिस्तानी ही हैं। मतलब मोदी सरकार ने जिन लोगों को नागरिकता देकर बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की है, अरविंद केजरीवाल उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, सीए पर अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन जब इससे लेकर कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। थैंक यू रात में सोचता हूँ कल बोलूं। मतलब साफ है, सीए पर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल इसका विरोध कर खुद को मुसलमानों का नया चैंपियन साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बनाने की कोशिश करती आई है। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करती है,
दिल्ली के पिछले 3 विधानसभा चुनावों का आंकड़ा आपके सामने रखती हूं, जो इस बात का सबूत देती है मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की ओर किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, वो 3 चुनावों के रिजल्ट से आप समझिए। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 8 सीटें मिली थी। ये वो सीटें थी जो या तो मुस्लिम बहुल थे या मुस्लिम वोटर डिफेंसिव फैक्टर में थे। लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये 8 सीटें भी हार गई और 70 सीटों वाली विधानसभा में उनका सूपड़ा साफ हो गया। कुछ ऐसा ही 2020 में भी हुआ। इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी यही दिखाई दिया। मतलब ये कि मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग होने लगा और केजरीवाल उनकी नई पसंद बनने लगे। आइए एक एक करके जरा विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को मैं आपके सामने रखती हूं और आपको सीधा लिए चलती हूं हमारे बिग वॉल पर, जहां साल 2013 में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक अल्पसंख्यक वोट बैंक था वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता चला गया। कांग्रेस जिन 8 सीटों पर चुनाव जीती थी, अगली बार वही 8 सीटें 2015 में आम आदमी पार्टी ने उससे छीन ली। जरा वॉल पे ग्राफिक्स डालें, ये देखिए। अब इसमें आप देखिए मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ओखला और बल्ली मारान, ये वो 4 क्षेत्र हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेंस के क्षेत्र कहे जाते हैं। यहाँ पर 25-25%, 15 और 15% आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन है। 2013 में इन 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। मुस्तफाबाद की अगर हम बात करें, जहां पर 35% मुसलमान वोटर्स है, पूर्वी दिल्ली का सीलमपुर इलाका जहां पर 60% मुस्लिम वोटर्स है, ओखला सीट जहां पर 45% मुसलमान वोटर्स है, पुरानी दिल्ली का ही बल्ली मारान जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट कभी कही जाती थी, वहां पर 45% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2013 के बाद से कभी भी कांग्रेस का खाता वहां पर खुल ही नहीं पाया। आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज हुई। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल बड़े ही शातिराना अंदाज में यही प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक वाली पॉलिसी भी यहां पर काम करे और राष्ट्रवाद की भी छवि वो गढ़ पाए। और वो कैसे होगा, जब वो बार बार पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हमारे भारतीय संसाधनों पर अपना हक जताएंगे, तो वो एक राष्ट्रवाद की छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार से मोदी क्लीन स्वीप कर रही है। ऐसे में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। आप और कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट्स का बंटवारा किया जाए, इसलिए तो 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने वाली है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सीएए को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वो सीएए को अपनी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। वो इसे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने का साधन बता रहे हैं, साथ ही इसे पाकिस्तानियों को भारत में बसाने का माध्यम करार दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया, तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। सीए के जरिए अरविंद केजरीवाल अपने मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। वो मुसलमानों को लेकर सीए का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार वो बेरोजगारी और महंगाई के जरिए एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का एंगल दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि देश के एक और अल्पसंख्यक सिख भी हैं, क्योंकि सीएए में सिखों का भी जिक्र है और 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के सिखों ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के हाथ से मुसलमानों को तो छीना ही, अब दूसरे अल्पसंख्यक सिखों को भी कांग्रेस के हाथ से छीन लिया है।
अब आपको आंकड़ा दिखाती हूँ, सीधा आपको बिग स्क्रीन पर ले जाती हूँ। 2017 को आप देखें, 2017 में पंजाब ने 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी जो कि 2022 के चुनाव में सिकुड़ कर रह गई। आप देखिए बिग बॉल पर पूरा आंकड़ा, महज 18 सीट ही जीत पाई। 2017 में 20 सीट जीतने वाली केजरीवाल की पार्टी 2022 में 92 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। मतलब ये कि सिख वोटर्स एक तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं, उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए भी अरविंद केजरीवाल का मुसलमानों का नाम लेकर विरोध नहीं है, बल्कि वो इसे गरीबी महंगाई से जोड़कर बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि एक हिंदुस्तानी है और एक पाकिस्तानी है, यानी कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक हो या ना हो, वो भारत में आकर भारत के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसमें बीजेपी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं। जो पहले से मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून बता रहे थे, मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की बात जिसने कही पहले, अब वो ये कह रहे हैं कि इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी, भारत में महंगाई बढ़ेगी। वो ऐसे दावे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे देश के संसाधनों पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी इसे रोजगार से जोड़कर ही बता रही है और इसलिए इंडिया अलायंस का नैरेटिव कैसे तेजी से बदला है इन 4 सालों में, उसकी मिसाल मैंने आपको दी। सीए पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर बीजेपी भी अटैकिंग मोड में है। अब आप देखें, तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई जो कि 21 साल पुराना एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। सिटीजन, नागरिक, बार बार सवाल इसी बात का तो उठ रहा है कि सिटीजन कौन है, नागरिक कौन है, और नागरिकता देने के बाद सबसे पहले आखिर किसने की। एक वीडियो के अन्नामलाई ने ट्वीट किया है। यह वीडियो 18 दिसंबर 2003 का है, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह राज्यसभा में कांग्रेस के नेता थे। मनमोहन सिंह ने इस दौरान बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की नागरिकता का मुद्दा उठाया, उन्हें नागरिकता दिए जाने की मांग की थी। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी आज सीएए का विरोध कर रही है। शशि थरूर को आपने सुना होगा, शशि थरूर ने कहा कि हम सरकार में आए तो हम इस सीएए को खारिज करेंगे। While I am on this subject, Madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. फर्क सोचिए, मनमोहन सिंह ने 2003 में जो बात कही थी, आज उसी को क्या कांग्रेस पार्टी खारिज करती है। 2003 में भले ही शरणार्थियों को नागरिकता देने का मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद अगले 10 सालों तक, यानी कि 2004 से लेकर 14 तक वो खुद प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस ने शरणार्थियों के लिए कानून नहीं बनाया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद नागरिकता कानून लाया गया। साल 2016 में पहली बार इसे संसद में पेश किया गया, हालांकि बाद में इसे 2019 दिसंबर में पास भी कराया गया, तभी बड़ा बवाल हुआ था। अब इंडिया अलायंस को सीएए में नागरिकता को लेकर जो डेडलाइन तय की गई है, उससे लेकर भी ऐतराज है। सीएए में साफ साफ कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले ही जो भारत आए हैं वैसे शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसे लेकर अरविंद केजरीवाल हाइपोथेटिकल है, यानी कि जो हुआ नहीं उसकी कहानी वो गढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे बीजेपी की सरकार कभी भी बढ़ा सकती है। आप सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे।
आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। अरविंद केजरीवाल के सवाल पर बीजेपी ने भी जवाब दिया और साथ ही पूछा कि रोहिंग्या को बराबरी का अवसर देने की मांग करने वाले अब सीएए पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। इसका जवाब इंडिया अलायंस को 2024 के रण में पब्लिक को देना होगा।